देखो, हम लोग शायद पिछली क्लास में बायोम्स देख रहे थे, और बायोम में हम लोगों ने मोटे तौर पर उसका कैटेगराइजेशन कर लिया था कि टेरेस्ट्रियल बायोम और एक्वेटिक बायोम। टेरेस्ट्रियल बायोम को भी हम लोगों ने बांट लिया था। अब हम लोग ये करेंगे कि टेरेस्ट्रियल बायोम में जो फॉरेस्ट बायोम्स उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग आगे आप डाल लीजिए, वनीय बायोम या फॉरेस्ट बायोम, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में सबसे पहला है। ठीक है। तो वन, मोटे तौर पर अगर हम लोग इन वनों को बांट ले, मोटे, बहुत बारीकी में, लेकिन मोटे तौर पर ये चार पार्ट्स में तो हम लोग इन्हें डिवाइड करके देख ही सकते हैं। फॉरेस्ट को पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर चार सर टाइप। आप तो देखो, जो बायोम्स हैं, मतलब फॉरेस्ट जो बायोम्स अमूम जो फॉरेस्ट है उसे हम लोग, या फॉरेस्ट बायोम बायोम को हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, पूरे ग्लोब पर चार भागों में बांट सकते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया पहले कि फॉरेस्ट क्लाइमेट और वेदर दोनों को फॉलो करते हैं। जैसा वेदर होगा वैसी फॉरेस्ट वहां पर डेवलप हो जाएगी, या जैसा वहां का क्लाइमेट होगा। जैसे इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, हम लोगों ने ये देखा, तो फिर वहां खूब बारिश होती है, पानी खूब है, पेड़ पौधों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गर्मी भी वहां ठीक ठाक पड़ती है, धूप भी खूब मिलती है पेड़ों को। तो सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां खूब मिलेंगे हमें। तो एक टाइप के तो वन वो हो गए जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में हम लोग जिनको देख सकते हैं, सदाबहार वनों के रूप में जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। ये पूरी दुनिया में उन जगहों पर मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां बारिश ठीक ठाक होती है, खूब होती है, वर्ष भर होती है। कहाँ कहाँ होती है वर्ष भर वर्षा? एक तो इक्वेटर पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये वन एक तो इक्वेटर पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं पूरी दुनिया में जहां वो है तो इक्वेटर पर नहीं, लेकिन वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वहां वर्षा लगभग वर्ष भर हो जाती है, या ठीक ठाक बारिश होती है वहां। वहां भी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे भारत में वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में, वहां हम लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा, ईस्टर्न हिमालयाज में भी देखने को मिल जाते हैं, पूर्वी हिमालय में एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि मानसूनी बारिश वहां ठीक ठाक हो जाती है, चक्रवातों से भी वर्षा हो जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन सीमित मात्रा में। तो वेस्टर्न घाट में तो हम लोग यहाँ देखने को मिलते ही हैं। ईस्टर्न हिमालयाज में भी कुछ क्षेत्रों में, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, हालांकि वो बड़े नेग्लिजिबल हैं, उनको हम लोग छोड़ देते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो केवल इक्वेटर के पास ही ये वन हमें देखने को मिलते हैं। मैंने बताया बारिश खूब होती है, धूप खूब होती है, तो फिर ये पेड़ बड़ी ग्रो, यहाँ वन जो होगा बड़ा घना होगा, घना जंगल होता है, इसलिए इन वनों में सबसे ज्यादा बायोमास मिलता है। जैव भार सबसे ज्यादा है इन वनों का। जैसे एक असेसमेंट के हिसाब से ये पूरी पृथ्वी पे केवल 13% हिस्से पर है पूरी अर्थ के, लेकिन इनमें पूरे अर्थ का लगभग 40% बायोमास पाया जाता है। बायोमास माने पेड़ पौधे, घास फूस, ये जो भी जीव जंतु हैं, वो पूरी पृथ्वी के 40% तक आपको यहाँ मिलेंगे, जबकि हैं 13% ही। इन एरियाज को, और स्पेशली अमेजोन के जंगलों को, हम लोग इसीलिए लंग्स भी कहते हैं अर्थ का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, या कार्बन की मात्रा को सबसे ज्यादा अवशोषित करने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ दलदल भी खूब मिलती है, तो दलदलों में भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को, इमिशन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दो बातें। अच्छा, एक चीज और भी है, इन वनों में ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं, बहुत लंबे, क्योंकि पेड़ों में भी एक तरीके का कंपटीशन होता है। देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कॉन्सेप्ट बड़ी साफ है।
पेड़ पौधों को भी खाना बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। इसलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, धूप उनको चाहिए, तो वो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, कैनोपी बना लेते हैं अपनी। कैनोपी माने एक छाते की तरह आकृति बना लेते हैं पत्तियों की, अपनी शाखाओं की, जिससे दूसरे को न मिले आ, धूप, हम लोगों को मिल जाए सब। ऐसे में इन पेड़ों की ऊंचाई बहुत मिलती है। देखने में ये आया है कि 70-75 मीटर तक ये पेड़ ऊंचे होते हैं, कैनोपी वाले होते हैं। 200 फीट तक ऊंचाई देखने को आपको उनकी मिल जाती है बड़े आराम से। दूसरी, अब देखो नीचे वाली जो घासें होंगी, मैंने बताया पेड़ पौधों के नीचे घासें नहीं होती, मिलेंगी आपको। तो यहां जनरली ग्रासेस बहुत कम मिलती हैं, लेकिन मोसेस और लाइकेन्स, आप सॉरी, लियानाज आपको खूब मिल जाते हैं। लियानाज माने लताएं। इनको हम लोग परजीवी पौधे भी कहते हैं, बेल जिन्हें हम लोग कहते हैं, है ना। वो क्या करती हैं, उनको भी तो उनको भी तो खाना बनाने के लिए रोशनी चाहिए। अब वो इतनी तेजी से तो गति नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें तना नहीं होता बेलों में। तो वो क्या करती हैं, इन पेड़ों पे चढ़ जाती हैं, और इन पेड़ों पे चढ़ के ऊपर तक पहुंच जाती हैं, चोटी तक। इसलिए लियानाज इन वनों की पहचान है। खूब लियानाज मिलती हैं, खूब लताएं मिलती हैं इनमें। हिंदी में हम लोग इसे लताएं कहते हैं, एपीफाइट भी कहते हैं हम लोग इनको। एपीफाइट माने जो परजीवी टाइप के पौधे होते हैं, उनको हम लोग एपीफाइट कहते हैं। दो बातें हुई। देखो, एक और बात है इस जंगल की, वो ये है कि इसमें जीव जंतुओं को माइग्रेशन नहीं करना पड़ता। प्रवास नहीं देखने को मिलता इन जंगलों में पाए जाने वाले जीवों में। प्रवास इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि खाना पर्याप्त होता है। जीव जंतु माइग्रेशन तब करते हैं जब उनको खाना ना मिल पाए, तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। जैसे आप देखो, अभी सर्दी पड़ रही है इंडिया में, आज सर्दी आ गई, और लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है। रशिया में और बाकी जो सेंट्रल सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज होंगे, वहां खूब पड़ती है। तो वहां से माइग्रेटरी बर्ड इंडिया की तरफ आ जाते हैं। और वहां खाना वाना भी इसलिए क्यों नहीं मिलता ज्यादा, क्योंकि अब सर्दी पड़नी शुरू हो गई, तो वहां पे पेड़ पौधे बिल्कुल डोरमेंट हो जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तो फिर वो मैदानों की ओर या समुद्र की ओर माइग्रेट करते हैं। तो इसलिए माइग्रेटरी बर्ड्स पहचान हो जाती है। लेकिन इन जंगलों में किसी तरीके का माइग्रेशन जीव जंतुओं में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ खूब खाना पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो माइग्रेशन नहीं होता। इन जंगलों की एक और खास बात है, देखो अमेजन के जंगल चर्चा में रहते हैं हमेशा। उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। चर्चा में वो इसलिए थे अभी, उनको काटा जा रहा है, और जो ब्राजील की सरकार है वो उसमें मदद कर रही है काटने में। उनका कहना यह है कि दुनिया भर का हमने थोड़ी ठेका लिया हुआ है, अमेजोन के फॉरेस्ट में खूब रिजर्व्स हैं, गोल्ड के भी रिजर्व्स हैं, गोल्ड माइंस भी हैं, हम तो उनको निकालेंगे, और कोल माइंस भी हैं। तो इसलिए वो काटे जा रहे हैं। कुछ स्मगलर्स के द्वारा भी वहां ये चीजें हो रही हैं। तो ये चर्चा में थी। कोप जो 29 हुआ, उसमें ये चर्चा, कोप 26 में ये खूब चर्चा में थी। खैर, बात ये है कि अगर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को काट दिया जाए, तो फिर ये ग्रो नहीं करेगा तेजी से। ये तेजी से ग्रो नहीं कर पाता। कारण उसका ये है, क्योंकि यहाँ बारिश इतनी ज्यादा होती है कि जो लेयर होती है ऊपर की मिट्टी की, उसमें पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, या उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पानी पोषक तत्वों को बहा कर ले जाता है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इन 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 वनों में बहुत ज्यादा। पहले ही पेड़ पौधे सबको समाप्त करे रहते हैं। तो अगर इन जंगलों को काटा जाए, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये दोबारा ग्रो नहीं कर पाते इजीली। बहुत मुश्किल से एक लंबे समय के बाद ग्रो कर पाएंगे। इसलिए ये बड़े क्रिटिकल हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में, या विषुवत-रेखीय वर्षा वनों के बारे में। क्लियर है। इससे बाहर इनके बारे में आज तक कुछ नहीं आया है, और ना ही आज तक, आज के बाद में भी कुछ इसमें आने वाले 2-4 सालों में तो आएगा, ये पर्याप्त है। समझ में आया, आ गया? बाकी लोगों को लिख लें।
सर, हाँ। ये लियानास जो होती हैं ये अपने आप उग जाती हैं? नहीं नहीं, उगती तो हाँ अपने आप उग जाती हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में तो अपने आप उग जाएंगी। क्योंकि देखो हर आदमी, मतलब हर आदमी क्या, मतलब हर जीव, हर हर पेड़ पौधा जो भी है वो संतति को बढ़ाना चाहता है अपनी। उसके बहुत तरीके होते हैं, तरीके निकाल लेते हैं संतति को बढ़ाने के। पेड़ पौधे भी अपनी संतति को बढ़ाने के तरीके निकाल लेते हैं। इवन वो बर्ड्स को बुद्धू बनाते हैं पेड़, बड़ी शानदार तरीके से। अपने 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 बच्चों को जन्म देने के लिए पेड़ पौधे बर्ड्स को और मधुमक्खियों को और जो फ्लाइज हैं इनको बुद्धू बनाने का काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने फूलों पे चटक रंग उगा लेते हैं तितलियों को बेवकूफ बनाने के लिए। तितलियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जो फूल का पराग होता है बिल्कुल बीच में उसके, उस पराग में ही उसके फूल के जो हैं एम्ब्रॉयोज होते हैं, वो परागकण चिपक जाते हैं तितलियों के पैरों से। जैसे ही आके बैठेगी तितली या कोई मधुमक्खी तो चिपक जाएंगे। और फिर जब दूसरी जगह वो जाके बैठेगी किसी दूसरे फूल पे, वहीं वो आपस में संतति करेंगे और फिर एक दूसरे बीज को जन्म दे देंगे। बीज गिरेगा, एक नया पौधा बनेगा। इतने शानदार होते हैं पेड़ पौधे। और एक और एग्जाम्पल, सेम्बल का पेड़ आपने देखा नहीं होगा जिसपे रुई लगती है। सेम्बल रुई उगा लेता है अपने बीजों को बचाने के लिए। बहुत बड़ा पेड़ होता है सेम्बल का, और इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे कुछ नहीं उग सकता। उसको ये पता है कि तेरे नीचे कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि तेरी जड़ें इतनी गहरी हैं और आसपास का सब इतना मजबूत एरिया है। वो किसी को तेरे छोटे से बीज को, बहुत छोटा बीज होता है उसका, बहुत छोटा सा, उसको उगने नहीं दिए देगा वो। उसको ये पता है सैंबल को, तो वो क्या करता है, रुई उगा लेता है। आपको पता है रुई आसानी से, एक हवा चलेगी तो रुई उड़ के दूसरी तरफ चली जाएगी। हल्की सी हवा चलते ही रुई को उड़ा ले जाएगी। रुई ट्रेवल कर सकती है, और वो रुई पे ही चिपके हुए होते हैं उसके बीज। जैसे ही हवा चलती है रुई नीचे गिरती है, उड़ के ले जाती, हवा उड़ा के ले जाती है रुई को, एक नया सेम्बल का पेड़ बन जाता है। बड़ी अद्भुत कहानी है इस प्रकृति की, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप उसको देखोगे ना, चीजों को, मजा आएगा आपको बहुत समझने में। खैर चलिए, तो ये अपने आप उग जाती हैं लियानाज, और फिर ग्रो करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करती हैं, और फिर ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती हैं। जैसे आप कभी मनी प्लांट को देखना, मनी प्लांट को अगर आपको बढ़ाना है तो फिर उसे पेड़ के पौधे के नीचे लगाना, किसी पेड़ की, बड़े पेड़ पर चढ़ा देना उसे, और फिर देखना जैसे ये मनी प्लांट हुआ और एक गिलो हुआ। आप गिलो को देखो, पेड़ों पे के ऊपर कितने बड़े पत्ते हो जाते हैं उसके, जबकि उसकी जड़ें, अदरवाइज तो वो ना सरवाइव कर पाए। तो यही है, बस यही है लियानास, इन्हीं को हम लोग कहते हैं, इनकी पहचान है इन वनों की लियानास। ये पूछा गया एग्जाम में कि लियाना किन वनों की पहचान है, तो लियाना विषुवत रेखीय वर्षा वनों की पहचान होती है, इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट की या रेन फॉरेस्ट की पहचान होती है। चलिए, फिलहाल भारत में ये वन आसाम में और पश्चिमी घाट में मिलते हैं। मैंने बताया ना, उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में भी आसाम मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है ना। और वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि यहाँ खूब बारिश होती है दो एरियाज में, इसीलिए इंडिया की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यही मिलती है। क्योंकि जंगल मिलेगा तो बायोडायवर्सिटी मिलेगी सबसे ज्यादा। ये आया है भी, ये भी एग्जाम में, इन दोनों एरिया में ही सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न हिमालयाज में। तो आप नोट करके लिखिए इसमें, भारत में इस बायोम का विस्तार, भारत में इस बायोम का विस्तार पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में देखने को मिलता है, तथा पूर्वी हिमालय में देखने को मिलता है। इन इंडिया दिस बायोम इज बीइंग फाउंड
दिस बायोम इज बीइंग फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज, इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, अब ये बताओ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में ये बायोम है, पेड़ पौधे खूब होते होंगे, तो बड़े हर्बीवोरस देखने को मिलेंगे नहीं यहाँ पे? लार्ज साइज के हर्बीवोरस। यस। देखो, वेस्टर्न घाट में इसीलिए हाथी मिलता है खूब, और सबसे ज्यादा हाथियों की जो पॉपुलेशन है वो केरला में देखने को मिलती है आपको, इसीलिए। ईस्टर्न हिमालय में भी आपको देखने को मिलेंगे हाथी, आसाम में खूब मिल जाएंगे। इवन हाथी के अलावा आसाम में गेंडा भी देखने को मिलता है, जो कि एक बड़ा हर्बीवोरस है। तो इसी वजह से गेंडा और हाथी भारत में यहाँ इन जगहों की पहचाने हैं। ठीक है, हालांकि एक और भी कारण है उसका, क्योंकि इनके शेडो एरिया में ग्रासलैंड्स भी डेवलप हुए हैं। इन इन घाट्स के आगे पढ़ेंगे, इसको ग्रासलैंड में पढ़ेंगे, लेकिन एक कारण ये भी है, मैं जस्ट इसको लिंक कर रहा हूं यहाँ पे, कि जहाँ जंगल ज्यादा होते हैं वहां बड़े टाइप के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, जिनके आकार बड़े होते हैं। जहां जंगल कम होगा वहां छोटे आकार के मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट लिखिए। अब दूसरा इसी में हेडिंग डालिए, मतलब वन्य बायो में ही दूसरे टाइप के वन होते हैं, मॉनसूनी वन। तो दूसरा लिखो इसमें, मॉनसून वन बायोम, मॉनसून फॉरेस्ट बायोम। देखो, भारत में इसी टाइप के जंगल मिलते हैं सबसे ज्यादा। मॉनसून वन कौन से होते हैं? देखो, ये वो वन है जहां पर मॉनसून क्लाइमेट मिले। मॉनसून क्लाइमेट क्या होती है? मॉनसून क्लाइमेट की दो पहचान है। एक तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, दो ऋतुएं होती हैं केवल, और दोनों ऋतुओं में साफ तौर पर अंतर किया जा सकता है। यानी जब गर्मी आएगी तो गर्मी पड़ेगी, और सर्दी आएगी तो सर्दी पड़ेगी, दोनों में साफ अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ना तो गर्मी पड़ रही है और ना ही सर्दी पड़ रही है, या केवल गर्मी पड़ रही है और केवल सर्दी पड़ रही है, ये नहीं होगा। एक पहचान। और दूसरी पहचान ये है कि जो वर्षा है वो गर्मियों के मौसम में देखने को मिलेगी। साल भर में एक बार वर्षा होगी, और वो गर्मी में होगी, इसलिए वर्षा ऋतु कोई ऋतु नहीं है। जनरली ये केवल एक हवाएं हैं, मौसम ये गर्मी का ही है। इसलिए सीजन दो ही होते हैं, बस उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है क्लाइमेट वेदर में, इसलिए वो तीसरा भी हम लोग देखने लगते हैं। अब चूंकि बारिश एक ही बार हो रही है साल भर में, तो पेड़ पौधों को इसी बारिश से काम चलाना पड़ेगा पूरे साल भर। पत्तियां पेड़ पौधों में क्या होती हैं कि वो पानी को दो काम करती हैं, एक तो खाना बनाने का, और एक दूसरा एक्स्ट्रा पानी को भाप बन के बना बना के उड़ाने का। पानी, पौधे जब एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब मिल जाता है उनको, तो पेड़ पौधे मर ना जाए उस पानी से, इसलिए पत्तियां भाप बना के उसे उड़ा देती हैं। दो काम होते हैं। एक्स्ट्रा पानी को भाप बन के उड़ाने से रोकने के लिए, अपनी नमी को वहीं बचा के रखने के लिए, ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं बारिश के मौसम के बाद, क्योंकि अब इनको पता है कि पानी नहीं मिलना। इसलिए पतझड़ प्रकार के वन होते हैं ये। मॉनसूनी फॉरेस्ट की पहचान होती है कि वहां पत्ते नहीं होते, डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। हम लोग यही देखते हैं कि भारत में जितने भी जंगल हैं, इनको छोड़कर जो मैंने अभी ऊपर लिखवाए, ये पतझड़ प्रकार के वन ही हैं, पत्तियां गिराने लगते हैं। साल, सागौन, नीम, शीशम, ये सब आप जितने पेड़ देखोगे, आम, महुआ, ये जितने भी पेड़ आप देखोगे, ये सब पत्तियां गिराने वाले ट्रीज होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जंगल घना नहीं होता, इसलिए क्योंकि वर्ष में एक ही बार बारिश होगी। घना नहीं होता तो ट्रांक्विलिटी खूब होती है। ट्रांक्विलिटी माने इसको पार करना आसान होता है, इसीलिए इन वनों का दोहन खूब हुआ है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट है ये दुनिया भर में, क्योंकि इनको लोगों ने खूब काटा है।
तीसरी चीज ये है कि इसमें माइग्रेशन देखने को मिलता है इन वनों में। माइग्रेशन इसलिए, जब बारिश होती है तब एक अलग चीज है, अदरवाइज तो बारिश के मौसम के बाद माइग्रेशन देखने को मिलेगा। इसका उदाहरण देखिए, अभी आप खूब न्यूज में पढ़ते होंगे कि लेपर्ड आ गया, दुनिया रिहायशी इलाकों में घुस गया, शेर या चीता, सॉरी, बाघ, टाइगर रिहायशी इलाकों में घुस गया। आप देखो, ये बरसात के मौसम में घुसते हुए नहीं दिखेंगे आपको, बरसात के बाद घुसते हुए दिखेंगे, क्योंकि बरसात के बाद माइग्रेशन बढ़ने लगता है, और माइग्रेशन बढ़ने की वजह से शिकार की तलाश में ये इधर उधर भटक जाते हैं। तो इन वनों की पहचान है माइग्रेशन, वर्षा वनों की पहचान है ये, सॉरी, मानसूनी वनों की पहचान है। ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में तो ये मिलते ही हैं। अच्छा, मॉनसून टाइप की जो क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी ना, वो ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगी, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास। क्योंकि सूरज वर्ष में एक बार यहाँ चमकता है, जब भी चमकेगा गर्मी पड़ेगी तेज, और फिर यहाँ बारिश होने लगेगी उसके बाद में। इसलिए डिफाइंड मिलती है यहाँ पर, मौसम डिफाइंड मिलेगा। सर्दी के बाद वर्षा, और सॉरी, सर्दी के बाद गर्मी, और उसके बाद फिर से सर्दी, ऐसे ही सीजन आपको क्लियर देखने को मिलेंगे। तो ट्रॉपिक्स में ही एक क्लाइमेट मिलती है, इसलिए ट्रॉपिक्स में ही ये वन भी मिलते हैं। तो आप लिख, ठीक है ना। पेड़ पौधे कौन से मिलेंगे? ना, नीम, आम, जामुन, शाल, सागौन, महुआ, पीपल, बरगद, ये इसी बायोम में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, जो भी आप अपने चारों ओर देखते हो। अब एक तीसरा लिख लीजिए, तीसरा फॉरेस्ट लिख लीजिए, तीसरा बायोम। वैसे तो इसे रूम सागरीय बायोम कहते हैं हिंदी में, रूम सागरीय। रूम सागर है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को रूम सागर कहते हैं। तो आप हिंदी में लिखिए रूम सागरीय अथवा भूमध्य सागरीय बायोम, रूम सागरीय अथवा भूमध्य सागरीय बायोम, है ना। अंग्रेजी में एक ही लिख लीजिए, मेडिटेरेनियन सी बायोम, मेडिटेरेनियन सी बायोम। ठीक है। देखो, कुछ नहीं है, भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी जैसा पता चल रहा है, भूमध्य, ये तीन कॉन्टिनेंट के बीच का सागर है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया, तीनों के बीच में है ये। इसलिए इस प्रकार के बायोम में, अब एक वाटर बॉडी है जो कि तीन तरफ से घिरी हुई है लैंड मास से, बड़ी वाटर बॉडी है, और क्लाइमेट यहां ट्रांजिशन होता है। नीचे की ओर चले जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर उससे ऊपर की ओर टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट। तो यहाँ एक अलग टाइप की क्लाइमेट इस वजह से डेवलप हुई, इसीलिए यहाँ एक अलग तरीके के जंगल मिलते हैं। इसको हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां तक रखते हैं। कोई